क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से किसका इनोल कंटेंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन का हम इनोल फॉर्मर कन्वर्ट करते हैं तो इस पोजीशन से आपका जो इनोलाइजेशन होगा इस ओ के पास होगा। यहाँ से आप यहाँ कर सकते हो और यहाँ से आप यहाँ कर सकते हो, यानी ये तीनों पोजीशन से इनोल में कन्वर्जन होगा। तो आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा कुछ ऐसा होने वाला है। इसको मैं दोबारा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा बच्चों लोग। और ये जो इनोल फॉर्म लोग कन्वर्ट किए हैं, ये इनोल फॉर्म क्या है, एरोमेटिक नेचर का है। तो चूंकि इनोल एरोमेटिक बन चुका है इसलिए इसका अमाउंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो आपका जो हाईएस्ट इनोल कंटेंट होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड का, क्योंकि इसमें जो इनोल फॉर्म है उसका नेचर क्या है, एरोमेटिक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज बेस होगा। तो ध्यान देंगे, पहले ऑप्शन में आपका लोन पर डिलोकलाइज हो रहा है और एरोमेटिक कैरेक्टर में चला गया। सेकंड वाले में आपका लोन पर लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। थर्ड वाले में भी क्या हो रहा है, आपका लोन पर जो है रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है और डीलोकलाइज होगा। और फोर्थ वाले में भी क्या होगा, आपका लोन पर डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा। तो जब भी लोन पर डीलोकलाइज होता है तो क्या होता है, उसका बेसिसिटी क्या होता है, घटता है। तो लोन पेयर अगर डीलोकलाइज होगा यानी रेजोनेंस करेगा तो आपका बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अब देखना, आपके सारे ऑप्शन में लोन पे डिक्लोलाइज हो रहा है यानी आपका बेसिटी घट रहा होगा, एक्सेप्ट टू में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी टू जो होगा इन सारे गिवन ऑप्शन में मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पे क्या है, लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। तो वहाँ से उसको देना आसान है, यानी कोई भी H+ अगर अप्रोच करेगा तो डेंसिटी जो है इसको ईजिली मिल जाएगा। बाकी जगह इतना ईजिली नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह लोन पर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया इसमें कि कौन सा सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ध्यान देंगे, आप अगर देखते हो ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 में क्या है कि अगर हम यहाँ से H निकालते हैं, इस पॉइंट से अगर H को निकालोगे तो आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा, यानी जो आपका अनायन क्रिएट होने वाला है, वो दोनों साइड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी यहाँ पे हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें C और डबल बॉन्ड O का जो रेजोनेंस होगा दोनों साइड से हो सकता है। यानी ये जो नेगेटिव है इधर भी जाकर रेजोनेंस कर सकता है और यहाँ भी जाकर कर सकता है, यानी दोनों साइड से इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो अनायन जितना स्टेबल होगा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। बाकी 1 2 3 में ऑप्शन में हर जगह एक ही C और O का रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, दोनों नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल अनायन होगा ऑप्शन 4 का, वो भी इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट का जो हाइड्रोजन होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा इन सारे कंपाउंड्स में। तो हमारा जो आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका 4th। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 5 कंपाउंड लिखा हुआ है। 5 कंपाउंड में से जो 4 कंपाउंड है B C D E, ये सब फिनोल सिस्टम का पार्ट है, और पहला जो कंपाउंड है अल्कोहल सिस्टम का पार्ट है, और उनको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ध्यान देंगे, जो भी अल्कोहल सिस्टम होता है उसका एसिडिटी जो होता है फिनोल सिस्टम से क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें जो R का प्लस इफेक्ट है उसको अनस्टेबल करेगा, और फिनोल सिस्टम का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें फिनोल सिस्टम का जो रेजोनेंस है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मोर स्टेबल होगा। तो फिनोल सिस्टम इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए होगा उसका एसिडिटी लिस्ट होने वाला है। तो एक एसिडिटी लिस्ट कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, 2 और 3 में। अब हम लोग B C D U को अरेंज करेंगे तो फिनोल सिस्टम में जितना आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -M ग्रुप अटैच करोगे, -M या -R बोल सकते हो आप, तो जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे उतना ही उसका एसिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो फिनोल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो -M या -R ग्रुप का सबसे ज़्यादा एसिडिक करेगा। फिर क्या होगा, -I इफेक्ट देखना हमारे को है। ठीक है, फिर देखोगे फिनोल सिस्टम, और फिनोल सिस्टम में अगर हम +M या +I ग्रुप जोड़ते हैं तो उससे एसिडिटी क्या होता है, उससे एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ध्यान देंगे, आपका जो नाइट्रो है -M नेचर का होता है, -M बोल सकते हो इसको या -R बोल सकते हो। जो OMe होता है उसका नेचर क्या होता है, +M, यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, +M या +R बोल सकते हो।
ये फिनोल सिस्टम है और यहाँ पे जो ई में 2 नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थन पारा पे, तो ये इसमें 2 जगह -M जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अनायन कौन सा होगा? ऑप्शन ई। ई का जो अनायन है सबसे स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो है, तो वहाँ से H जब निकलेगा तो जो अनायन क्रिएट होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जहाँ आपका अनायन स्टेबल होगा उस कंपाउंड का एसिडिटी क्या होता है? हाईएस्ट होता है। तो आपका इसमें एसिडिटी ऑर्डर में ई हाईएस्ट होगा। ई के बाद ध्यान देना आपके पास होगा बी, क्योंकि बी में भी -M ग्रुप जुड़ा हुआ है। बी के बाद क्या होगा? डी, सिंपल फिनोल सिस्टम। और डी के बाद होगा आपके पास सी, क्योंकि सी में +M ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपली हम इस ऑर्डर को फॉलो करते गए और लास्ट में लगा देना है अल्कोहल, यानी आपको लगा देना है ए। तो आप देखोगे EBDCA, तो EBDCA यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन सारे पांचों कंपाउंड्स का। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितना कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ध्यान ना, जो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। सेकंड आपका ऑप्शन बी है, उसमें इस पूरे फिगर में से ये जो पार्ट है, ये पार्ट एरोमेटिक है, बेंजीन है, तो ये पूरा फिगर एरोमेटिक इसको बोल सकते हो। सी ऑप्शन में से अगर इसको ओवरऑल देखते हो पूरे सिस्टम को, तो इसे ए 4n+2 पाइलेट्रॉन यानी आपके हकल रूल्स को फॉलो करेगा, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। जो डी ऑप्शन में इंडिपेंडेंट रिंग्स है, एरोमेटिक हो सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो अंदर का जो 5 मेंबर रिंग यहाँ बन रहा है, ये भी एरोमेटिक हो सकता है इंडिपेंडेंटली। तो या तो दोनों बाहर का रिंग एरोमेटिक होगा तो अंदर का रिंग एरोमेटिक होगा, यानी आपका सिस्टम अल्टीमेटली क्या है? एरोमेटिक है। और ये हकर उस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी आपके पास बी सी डी तीनों कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 3 ऐसे कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो भी लिस्ट दिया हुआ है कितना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होगा। तो ध्यान देना, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होता है उसको पहचानने का सिंपल तरीका होता है कि अगर आपके ग्रुप में कोई चाहे प्लस हो या इस ग्रुप में जो एटम लिंक है रिंग से उसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उस पर कोई अगर वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो या फिर CCl3 हो, तो ये इन सारे ग्रुप्स को आप बोल सकते हो -M यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल सकते हो। तो ध्यान ना, आपका जो नाइट्रो है, नाइट्रो फिगर में क्या होता है कि N के साथ डबल बॉन्ड O होता है, CN में क्या होता है C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी ये इससे मैच कर गया, ये वाला फिगर इससे मैच कर गया। ठीक है, आपका जो COR है, तो COR जो फिगर होता है इसमें C के साथ डबल बॉन्ड O होता है, यानी फिर से इसमें आप देखोगे तो ये सिस्टम फिर से इस क्लास में बिलोंग करेगा। जो CO सिस्टम होता है एसिड सिस्टम, उसमें भी क्या होगा? COH है यानी C पे डबल बॉन्ड O है, यानी फिर इस भी इससे मैच कर जाएगा। तो ये अपने -M का क्राइटेरिया में से ये सारा चीज़ फुलफिल कर रहा है। तो नाइट्रो, CN, COR एंड COH, ये टोटल आपके पास 4 ऐसे कंपाउंड है जो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चलो 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फिगर ड्रॉ करने बोला गया। तो बॉन्ड लाइन ध्यान देना, आपको कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाना नहीं होता है। जो भी कार्बन है उसको आपको डॉट से दिखाना है, जो भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, और जो भी H लिंक है उस C से उसको नहीं दिखाना है। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में जो C और H को दिखाना नहीं होता है। हाँ, अगर आपका कोई फंक्शन ग्रुप होगा तो वहाँ पे आप उसको दिखा सकते हो, वहाँ पे आप कार्बन और H को दिखाना है। तो ध्यान देंगे, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 3 में क्या किया है कि इस C और H को दिखा दिया है, तो इसको आपको नहीं दिखाना था, नहीं शो करना था, इसको आप हटा सकते हो। बाकी आपका जो ऑप्शन ए और यानी 1 2 तो होगा नहीं, यानी थर्ड ऑप्शन में H और C को शो कर दिया है। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या देखोगे, आपका कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं किया, जो कि हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से है। फंक्शनल ग्रुप में जो C और H होगा उसको आपको दिखा सकते हो, उसमें उसको दिखाना है, आपको दिखाना है। तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये होगा इस कंपाउंड का करेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में जो सेकंड होमोलोगस जो आपका मेंबर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कार्बोक्सिलिक फैमिली का सेकंड मेंबर होता है CH3COH। अब इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा C2H4O2, यानी आपका ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। तो बच्चों मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला गया है कि आपका इथेन के कॉन्फॉर्मेशन पे कुछ स्टेटमेंट है और बोला कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो ध्यान देना, आपके पास पता है कि कॉन्फॉर्मेशन क्यों होता है, तो ड्यू टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन होता है, उसके कारण आपके कॉन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं।
तो यहाँ रोटेशन के कारण क्या है, आपका जो नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स हो सकता है इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। प्लस एक कॉन्फॉर्मर्स दूसरे में क्या होता है इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। और इसका जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है आपका किसका, इथेन का, उसमें जो होता है उसमें जो डायहेड्रल एंगल होता है 60, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आपका जो बी बोला हुआ है कि इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, ये रॉन्ग है, क्योंकि सबसे स्टेबल जो कॉन्फॉर्मेशन होता है स्टैगर्ड। तो ये इक्लिप्स वाला क्या होता है सबसे अनस्टेबल होता है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है पता करो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने कुछ रेजोनेटिंग फिगर बनाए हुए हैं, उनको उनके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करना। तो ध्यान ना, जो पहला फिगर है नॉन पोलर फिगर है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है आपका नॉन पोलर फिगर, तो 1 का स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगा। तो ये बस ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। अगर आपको चेक करना है 2 और 3 को, तो है ना 2 पे चार्ज नेगेटिव ओ पे बना हुआ है और 3 पे चार्ज नेगेटिव कहाँ बना हुआ है, चार्ज सी पे बना हुआ है, और ओ पे चार्ज पॉजिटिव बनाया हुआ है। तो ओ पे चार्ज पॉजिटिव क्या होता है हाईली अनस्टेबल, इसलिए क्या होगा थर्ड फिगर 2 से क्या होगा अनस्टेबल होगा। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितने कंपाउंड्स में कार्बन जो है कायरल है, यानी इसमें कायरल सेंटर मौजूद है। तो ध्यान ना, आपका जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, तो आपका इस कंपाउंड में यहाँ पे कायरल सेंटर है, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर कायरल की तरह बिहेव करेगा, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं है, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर यहाँ पे होगा, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। और उसके बाद वाले में ये दोनों कार्बन कायरल होगा। तो देखोगे तो एक ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, यानी इन सारे में से 5 कंपाउंड होंगे जो जिसमें कायरल कार्बन होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, चलो आंसर होगा 5। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन कंपाउंड को क्या बोला गया था। ध्यान देना, जो आपका एक्चुअल फिगर होता है और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसके एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एरेनियम आयन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इज। तो ध्यान ना, जो एनिलीन होता है इसका जो NH2 ग्रुप होता है ये होता है ऑर्थो पैराडाइटिंग। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा इसके ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करता है, ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करेगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है कहीं ना कहीं ऑर्थो एंड पारा का अटैक करके बनाया हुआ है। ऑप्शन जो 3 है उसमें मेटा का अटैक है। तो मेटा के वाले अटैक में क्या दिक्कत है कि मेटा वाले अटैक में जो कटायन बन रहा है, एक कटायन इस NH2 के लोन पे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस N के लोन पे के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, तो उसका जो स्टेबलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। बाकी हर केस में देख रहे हो कि जो कटायन क्रिएट हुआ रिंग में, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, N के साथ जाके इंटरेक्ट कर रहा है और उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। यहाँ भी जो चार्ज पॉजिटिव बना हुआ है, ये पॉजिटिव यहाँ के बाद फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ जब पहुँचेगा तो ऊपर का लोन पर उसको क्या करेगा, रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर सकता है। यानी जो NH2 ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो 1, 2 एंड 3 में ऑपरेट कर रहा है, बट 4 में ऑपरेट नहीं करेगा। तो चूँकि कटायन स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, आपका जो फोर्थ वाला जो है वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यानी हमारा जो आंसर होगा ये होगा 4। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब लोन पर इंटरेक्ट करता है पाई बॉन्ड से, एडजेसेंट पाई बॉन्ड से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान देना, जब भी लोन पर इंटरेक्ट करता है अपने बगल वाले पाई बॉन्ड से, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। यानी जब यहाँ इंटरेक्ट करेगा तो सिस्टम इधर मूव करेगा, तो इस प्रोसेस के लिए बोला गया है रेजोनेंस इफेक्ट। आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि फिनॉल सिस्टम है, इसका लोन पर बेंजीन से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ रेजोनेंस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनको उनके एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। सिंपल सा चीज़ है कि जब भी कोई कंपाउंड दिया रहता है और एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, तो सिंपली है उसमें हम H निकाल के आप आनायन बना दो।
आपका आनान जितना स्टेबल होगा उतना ही कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। तो सिंपली है कि यहाँ से अगर आप H निकालो तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, यहाँ से H निकालो तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, और यहाँ पे नेगेटिव यहाँ बनेगा, और नेगेटिव यहाँ पे यहाँ बनने वाला है। अगर इन आयन का स्टेबिलिटी हम देखें तो सबसे स्टेबल होगा आपका कंपाउंड ए। कंपाउंड ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन sp होता है। sp हाइब्रिडेशन जो है, तो sp हाइब्रिडेशन में आपका जो s कैरेक्टर है सबसे हाईएस्ट होगा, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट होगा, तो यहाँ पर आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर आपका b में sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन का भी s कैरेक्टर क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इस सेंटर का भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेबल होगा, बट ट्रिपल बॉन्ड से कम होगा। तो सबसे आयन में सबसे स्टेबल होगा ए, उसके बाद बी। अब जो आपका सी और डी है दोनों में sp3 कार्बन है, तो ध्यान देंगे दोनों में आयन बनाने के बाद देखोगे आपका जो सी ऑप्शन है उसमें क्या 3 मिथाइल एक्सट्राइडेड है और डिग्री 3 है। डिग्री 3 है तो डिग्री 3 में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब प्लस आई इफेक्ट से आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब आयन अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, यहाँ का H निकालना मुश्किल होगा, यानी इसका एसिडिटी क्या होगा, D से ही पीछे जाएगा। तो आपका नॉन स्टेबिलिटी में फिर क्या होगा, B के बाद होगा D, D के बाद होगा C, और यही ऑर्डर फॉलो करेगा एसिडिटी का। तो एसिडिटी का भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा जो फॉलो करेगा आयन स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा हमारे सॉल्यूशन के साथ, सबसे हाईएस्ट एसिडिटी क्या होगा, ABDC, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ उसका हमको IPC नेम लिखना है। तो ध्यान देना, इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा वो होगा OH। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो आपके 2 पोजीशन में अल्कीन है, 1 पोजीशन पे अल्कोहल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। 2 पे इन होगा तो साइक्लोहेक्स 2 इन एंड 1 ऑल, यानी आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ध्यान ना, ज्योमेट्रिकल शो करने का कंडीशन क्या होता है कि डबल बॉन्ड के अबाउट जो 2 ग्रुप्स है, तो यहाँ पे जो भी ग्रुप लगाएंगे दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ जो ग्रुप लगेगा वो भी अलग होना चाहिए। तो आपको किस जगह दिखेगा कि कंडीशन मैच कर रहा था, ध्यान ना, आपका जो ऑप्शन 2 में है जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट यहाँ पे H और Br है, और उसके अबाउट यहाँ जो लिंकेज है और यहाँ जो लिंकेज है वो अलग अलग है। ठीक है, 2 डिफरेंट लिंकेज है, यानी ये जो डबल बॉन्ड है इसके बाद आप ज्योमेट्रिकल शो करते हो क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी हर जगह जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपका दोनों ग्रुप सेम हो गया, यहाँ भी दोनों ग्रुप सेम हो गया। यहाँ पे यह है कि इस डबल बॉन्ड के अबाउट में नीचे का जो दोनों ग्रुप है वो अल्टीमेटली क्या मैच होकर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जगह कंडीशन मैच नहीं करेगा तो इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा आपका ऑप्शन 2। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको बोला गया है कि आपको टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना है ऑफ 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इनोइक एसिड का। तो ध्यान देंगे आपके नीचे में इसका फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। तो जब इसका बॉन्ड आप काउंट करोगे सिग्मा एंड पाई को, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड का नंबर निकल के आता है ये आएगा 19, और पाई बॉन्ड कितना के पास है, 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो दोनों को जोड़ने से कितना मिलेगा, तो दोनों को ऐड कर तो आंसर आएगा 22। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक IUPAC नेम दिया हुआ है और हमको पता करना है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान देना, आपके पास है 4 मिथाइल पेंटूइनल। तो 4 मिथाइल पेंटूइनल में क्या होगा, 1 2 3 4। जो ऑप्शन 2 दिखेगा वो 2 हमारे नाम के साथ मैच कर जा रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा 2। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे अल्किन है, फोर्थ पोजीशन मिथाइल है, और आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा गया है इन चारों फिगर में से कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन 1 है ये है आपका एरोमेटिक फिगर है। अब एरोमेटिक फिगर आ रहा है हाईली स्टेबल, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, ऑप्शन 1। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने कुछ कार्बोटाइन्स दिया हुआ है और उनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला कार्बोटाइन जिसके पास अल्फा H का नंबर 9 होगा। ठीक है, इसका डिग्री भी 3 है और अल्फा H भी क्या होगा, 9 होगा। तो सबसे स्टेबल होगा ये वाला अल्फा H 9 एंड 3 डिग्री। फिर होगा ये वाला कार्बोटाइन, अल्फा H का नंबर 6 हो जाएगा और डिग्री हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा ये वाला कार्बोटाइन, अल्फा H हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगा 1।
और इसका अल्फा 0 है, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये होगा करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट होंगे। इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया हुआ, उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर पूछा गया था, ध्यान ना। इसमें आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4, तो बेसिकली 3 पे अमीनो ग्रुप है और आपके पास CN मतलब नाइट्राइल आपका फंक्शन ग्रुप है, तो इसका हो जाएगा आंसर 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा, यानी जो 4th ऑप्शन है हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है बताना है। तो ध्यान देना, इस फिगर में टोटल 3 डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग मार्किंग कर दे रहे हैं आपके सामने। इसमें इसको इस डबल बॉन्ड को हम 1 बोल दे रहे हैं, इसको हम 2 बोल दे रहे हैं, इसको हम 3 बोल दे रहे हैं। तो ध्यान देना, जो 1 और 3 डबल बॉन्ड है वहाँ का लिंकेज सारा सेम है, वहाँ का लिंकेज सारा सेम है। तो ध्यान देंगे, ये डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3 में मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड 1 और 3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, तो उस केस में जो सेकंड पोजीशन का डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका इधर और इधर का ग्रुप सेम हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं 1 डबल बॉन्ड का अगर ई होगा और डबल बॉन्ड 3 का भी ई होगा, उस केस में सेकेंड जो डबल बॉन्ड है उसका ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि आपका 1 डबल बॉन्ड अगर जेड होगा और डबल बॉन्ड जो 3 पे हो भी जेड होगा, उस केस में सेकंड डबल बॉन्ड फिर से ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। और अगर मान लेते हैं कि 1 पोजीशन का डबल बॉन्ड जो होगा अगर वो ई होगा और 3rd पोजीशन का जेड होगा, उस केस में जो पोजीशन 2 होगा वो आपका ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, उस केस में इसका जेड पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं 1 पोजीशन अगर जेड है, 1 पोजीशन अगर जेड है और 3 पोजीशन अगर ई है, तो उस केस में आपका जो सेकंड वाला ई हो सकता है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे, तो आपके पास कितना पॉसिबिलिटी है टोटल, तो टोटल पॉसिबिलिटी को देखा जाए तो क्या होगा, ये 1 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 एंड पॉसिबिलिटी 4। तो टोटल इसमें ज्योमेट्रिकल जो पॉसिबिलिटी होगा ये होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन क्या है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान देना, अल्कोहल के पास O पे लोन पेयर होता है, अब लोन पेयर जो होता है उसको बनाता है न्यूक्लियोफिलिक, और अल्कोहल का जो O है वो R से डेंसिटी खींचेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बिल्ड होता है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पॉइंट पे अटैक कर सकता है, तो इसको बनाता है ये चीज इलेक्ट्रोफिलिक, यानी आपका असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम रीजन का बात करते हैं, तो रीजन में क्या बोला हुआ है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स। तो अल्कोहल में अगर डालेंगे हम सोडियम, तो आपको पता है कि सोडियम से रिएक्ट करता है और आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी रिएक्शन ऑकर कर रहा है। ठीक है, यानी आपका रीजन भी गलत हो जाएगा, सॉरी सही हो जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन जो है आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये हो जाएगा करेक्ट, यानी असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि इसमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा है जो सेक्टेट है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान ना, जब ही बात करते हैं हम कैटायन का, कार्बोकैटायन का, तो कार्बोकैटायन में नॉर्मली क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है और एक प्लस होता है। तो 3 बॉन्ड के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। तो कार्बोकैटायन जो होता है ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, तो आपका जो इसका आंसर होगा ये होगा 3। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। तो ध्यान देना, इसका नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3, यहाँ यहीं पे 4 5 6 यहीं पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे होगा। तो ध्यान देना, आपका कीटोन और अल्कोहल में प्रायोरिटी हाई होता है किसका, कीटोन का। तो कीटोन को बनाओगे अपना प्राइमरी फंक्शन ग्रुप और अल्कोहल जो चला जाएगा ब्रांच में, यानी ये जो आंसर, ये जो आपका नाम लिखा हुआ है, नाम क्या है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग क्या है, इसका जो ऊपर वाले कंपाउंड का करेक्ट नाम ये बोला हुआ है, तो ये क्या हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को अगर हम सही बोल रहे हैं तो नीचे वाला नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, आपका जो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, यानी ऑप्शन जो 3rd होगा वो होगा अपना सही। तो बच्चों लोग मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एरोमेटिक रिंग्स दिया हुआ है और उससे बोला गया है इनको
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ध्यान देना, जो आपका बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसमें रेट क्या होता है, फास्टर होता है। तो ध्यान देंगे जो बेंजीनिंग है उसके बाद बी में क्या है, उसमें CH3 ग्रुप लगा दिया। CH3 ग्रुप जो होता है प्लस एम यानी इलेक्ट्रॉन लोडिंग ग्रुप होता है। क्लोरीन जो है और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है नाइट्रो का, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद होगा ए। अब क्लोरीन और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसमें नाइट्रो का विड्रॉइंग पावर हाई है, तो नाइट्रो वाला जो रिंग है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, स्लो होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा इस तरीके से सोच सकते हो आप, तो BACD यानी आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए था कि जो भी ग्रुप अटैच है बेंजीन से उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, और विड्रॉइंग है तो किसका पावर ज़्यादा हाई है, उसके अकॉर्डिंग आप रेट को अरेंज कर सकते हो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2,3-डाइब्रोमो 1-फिनाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा पता करना है। तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है, आप सारे ऑप्शन को चेक कर लो। तो अगर आप ऑप्शन 2 को देखोगे तो ऑप्शन 2 में क्या है, ए पोजिशन 1 होगा, ए 2 होगा, ए 3 होगा, 4, 5। तो यहाँ पे 1 पोजिशन पे फिनाइल दिख रहा है, 2 और 3 पे डाइब्रोमीन दिखा हमको, ठीक है। तो आपका जो 2 ऑप्शन होगा ये होगा आपके लिए करेक्ट। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पे चलो पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान देना, जब भी बेंजीन का बात करते हैं तो रिंग में जितना क्लाउड रिच होगा, रिंग में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को ईजी करेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपके पास जो क्लोरीन है उसका नेचर नेट विड्रॉइंग होता है, मतलब ये प्लस एम ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करेगा, बट क्या होता है क्लोरीन का माइनस आई भी होता है, और माइनस आई बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए क्लोरीन को हम मानते हैं कि ये नेट क्या होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। CH3 जो है वो नेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब CH3 में क्या है, C का जो H है उसका बॉन्ड तोड़ करके थ्रू हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस हम डेंसिटी बढ़ाते हैं रिंग में, और फिनोल सिस्टम में जो O का लोन पेयर है उसको हम दे करके रिंग में डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो CH3 और OH दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी दोनों प्लस एम ग्रुप है, डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग में, तो दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा, यानी बेंजीन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का जो रेट होगा फास्टर होगा। अब इन दोनों में बेटर कौन सा डोनेटिंग ग्रुप है, तो चूंकि फिनॉल में लोन पेयर है जो कि इजीली आप दे सकते हो, तो फिनॉल यानी जो OH है, OH बेटर ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बेंजीन का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना क्या होगा, आसान होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब आयनिक रिएक्शन ऑकर करता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो प्रोसीड थ्रू। ध्यान ना, जब भी आयनिक रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी आपका बी तो पक्का करेक्ट होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा नहीं, अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा नहीं तो रेडिकल फॉर्मेशन होगा नहीं, तो ये सारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इसका एक ही आंसर करेक्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बी, और बी कहाँ मेंशन किया हुआ है, आपके फोर्थ वाले ऑप्शन में, यानी फोर्थ ऑप्शन का क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ध्यान देना, 2-क्लोरोब्यूटेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। 2-क्लोरोब्यूटेन कुछ ऐसा होगा, तो आपको देखना है कि इसमें कितना कायरल सेंटर है। तो ध्यान देंगे, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कायरल होगा, तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर में क्या होगा, इसका D फॉर्म होगा और L फॉर्म होगा, और दोनों का दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें टोटल 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा 2। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इसमें से जितने भी ग्रुप मेंशन किए उसमें डीएक्टिवेटिंग कौन है। डीएक्टिवेटिंग मतलब किसका इफेक्ट -M या -R है। तो ध्यान देना, जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं उसको पहचानने का सिंपल तरीका होता है कि अगर उस ग्रुप में जो एटम रिंग से कनेक्टेड होगा उस पर चाहे पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर उस एटम पे अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है
या अगर वैकेंट ऑर्बिटल खाली है या फिर CCl3 है तो ये सारा डीएक्टिवेटिंग होता है। तो ध्यान देंगे जो ये वाला कंपाउंड उसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है मेरे को, यानी ये वाला जो कंपाउंड है इससे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना CN जो है आपके इससे इस कंडीशन से मैच करेगा, तो ये दोनों ग्रुप क्या है डीएक्टिवेटिंग होंगे जो हमारे कंडीशन से मैच कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा 2। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सिन किस क्लास ऑफ कंपाउंड में बिलोंग करेगा आपसे पूछा गया है। ध्यान देंगे साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है, एन नॉन एरोमेटिक है, अब ध्यान देंगे तो हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में पहले क्लासिफाई किया गया है, असाइक्लिक और ओपन, एंड साइक्लिक और क्लोज या रिंग कंपाउंड बोल सकते हो। अब जो साइक्लिक या क्लोज सिस्टम है उसको फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोला गया है, तो जिसमें आपका जो होगा होमोसाइक्लिक रिंग होगा या फिर हेटेरोसाइक्लिक लिंक होगा, बट आपका सिस्टम एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका साइक्लोहेक्सिन जो है साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये बिलोंग करेगा एलिसाइक्लिक वाले क्लासिफिकेशन में। तो आपका जो ऑप्शन होगा 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कंपाउंड दिया है, उसका हमको IUPAC नेम लिखना है। तो ध्यान देंगे आप नंबरिंग इस कंपाउंड में यहाँ से करोगे 1 2 3, 3 पे इथाइल है और 1 पे 2 मिथाइल है। तो आपका नाम में पहला स्टार्ट होगा इथाइल से, तो आपका होगा 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब आपका जो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ध्यान देना इन सारे गिवन ऑप्शन में ऑप्शन जो 2 है उसमें सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इसको हम लोग इतना जल्दी कैसे पहचान सकते हैं। तो ध्यान देना जब भी आपके ग्रुप में अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर आपके ग्रुप में जो एटम रिंग से कनेक्टेड है उस एटम में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखे, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि ए ग्रुप -M की तरह काम करेगा। अब ध्यान देना जो ऑप्शन 2 है, 2 में जो पहला जो है नाइट्रो है, तो नाइट्रो का जो N है उसे डबल बॉन्ड O लिंक है, यानी ये जो केस होगा इससे मैच करेगा। ठीक है, CHO अगला जो ग्रुप है एल्डिहाइड उसमें भी क्या होगा, C के साथ डबल बॉन्ड O है, यानी ये भी इससे मैच करेगा। ठीक, SO3H में क्या होगा, इसमें भी S के साथ डबल बॉन्ड O लिंक है, ये भी यहाँ से मैच करेगा इस टाइप में। COR यानी कीटोन ग्रुप है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक कि किस तरह से आप -M ग्रुप को पहचान सकते हो। इसके अलावा ध्यान देना अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम इन्वॉल्व होगा जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, जैसे मान लेते हैं कि BH2, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है तो ये भी आपका -M ग्रुप होता है। इसके अलावा ध्यान देना अगर आपके सिस्टम में CCl3 होगा, CCl3 यानी शॉर्ट में आप ऐसा लिखोगे CCl3, तो ये भी आपका -M ग्रुप होता है। ठीक है, तो -M ग्रुप पहचानने का एक ट्रिक और एग्जॉस्टिव तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी करेक्ट ऑप्शन हम लोग पहले ही मार्क कर चुके हैं, ऑप्शन 2 अपना करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों लोग, इसके अलावा इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप +M ग्रुप कैसे पहचानोगे। तो +M ग्रुप पहचानने का सिंपल मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई +M ग्रुप। तो +M ग्रुप के लिए क्या होता है कि अगर आपके एटम पे चार्ज नेगेटिव हो या लोन पेयर हो, ठीक है, या फिर अगर कार्बन हो तो उसमें एटलीस्ट एक H होना चाहिए, तो अगर इस कंडीशन में आपको कहीं भी दिखेगा तो उस ग्रुप को आप +M बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और उसका डिटेल डिस्कशन। इस तरह के डिस्कशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है कि इसमें कौन सा ग्रुप है जो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, यानी -R ग्रुप।
यानी माइनस आर ग्रुप। तो कभी कभी माइनस आर बोलेगा, और माइनस आर को ही कभी कभी हम लोग बोलते हैं माइनस एम, यानी मेजोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव कौन शो करता है। ये भी कभी कभी इसके लिए आपको वर्ड यूज किया जा सकता है। तो ध्यान ना, माइनस आर ग्रुप शो करने के लिए आपका ग्रुप में या तो पॉजिटिव बना होना चाहिए, या तो ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई है जिसमें पॉजिटिव है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर एक ऐसा आइटम होना चाहिए जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो, या फिर CCl3, ये सारा मैं कंडीशन बता रहा हूँ माइनस आर के लिए। तो यहाँ ध्यान देना, आपके पास जो ऑप्शन ए है, ए में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें C में डबल बॉन्ड O बना हुआ है, यानी ये जो सिस्टम है इस कंडीशन के साथ मैच करेगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो माइनस आर ग्रुप में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और इसका कॉन्सेप्ट का डिस्कशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ आयंस दिए हुए हैं और बोला गया है इनमें से कितने स्पीसीज का सेंट्रल एटम के अबाउट जो ज्योमेट्री होगा पिरामिडल होगा। तो ध्यान देना, इन आयन के अगर हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो आपका सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ध्यान देना, बाकी जगह चेक करोगे तो यहाँ पे सारे जगह आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp3 होगा, सेम यहाँ पे आपको दिखेगा, सेम यहाँ और सेम यहाँ। तो सबके अबाउट जो ज्योमेट्री होगा, इनका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। ठीक, इसमें इकलौता केस यहाँ पे ये जो आयन है इसमें क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। इसी कारण ज्योमेट्री इसका हो जाता है पिरामिडल। तो अल्टीमेटली इन सारे स्पीसीज में से एक स्पीसीज का जो ज्योमेट्री होगा पिरामिडल होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये होगा ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 में आपका आंसर क्या होगा 1। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कंपाउंड का IUPAC नेम दिया हुआ और बोला गया उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड के नंबर का आपको सम बताना है। तो कंपाउंड का नाम क्या है, 2-ऑक्सो हेक्स 4 आइन ओइक एसिड। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 6 कार्बन होगा सिस्टम में और एंड पॉइंट पे एक एसिड ग्रुप होगा, उसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसको 1 कर लेते हैं, 2 3 4 पॉइंट पे क्या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। बात समझ में आया। बाकी वैलेंसी जो है उसमें आपको H को सेटिस्फाई कर देना है। तो यहाँ पे H 3 होगा, यहाँ पे H भी नहीं, यहाँ पे एक H भी नहीं, यहाँ पे H क्या होगा, यहाँ पे 2H होगा। ठीक, तो अल्टीमेटली इसमें देखोगे पाई बॉन्ड का नंबर कहाँ कहाँ है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्ड पे 2 पाई बॉन्ड दिखेगा आपको, और CO डबल बॉन्ड 2 है तो यहाँ पे क्या हो 2 पाई बॉन्ड होता है। अल्टीमेटली पाई बॉन्ड कितना होगा, 4 हो जाएगा। सिग्मा का बात करते हैं तो ध्यान देना, सिग्मा का नंबर मैं काउंट करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे 1 8 2 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आपको प्रॉपर नंबरिंग करना है, नहीं तो क्या होगा आप सिली मिस्टेक कर जाओगे। और ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको फ्री का नंबर मिल रहा है वो आपसे नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन प्रॉपरली क्या फिगर बनाना है, बॉन्ड को दिखाना है, ताकि गलती से भी सिली मिस्टेक ना हो। तो अल्टीमेटली सिग्मा नंबर कितना हो गया, 14 हो गया। अब दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 18। तो ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन में कुछ अनायंस दिए हुए हैं और बोला गया इनको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सिंपली जब भी आपको अनायन देगा और आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाएगा तो सिंपली क्या होता है कि बेसिसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है अनायन स्टेबिलिटी। तो बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनायन स्टेबिलिटी। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे स्टेबल आयन कौन सा दिख रहा है आपको, तो Cl माइनस, चूँकि इसका Cl का लार्ज साइज होता है तो सबसे स्टेबल अगर है तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, लिस्ट होगा। तो Cl लिस्ट कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन 2N3 में दिख रहा है। इसका देखें ध्यान से, बाकी तीनों ऑप्शन में आपका नेगेटिव O एटम पे है। तो O एटम में ध्यान देंगे CH3CO माइनस यानी स्टेट आयन में रेजोनेंस हो रहा है। अगर बात करते हैं OH माइनस तो यहाँ पे आपके पास O पे नेगेटिव है जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है,
और अगर हम बात करते हैं आर ओ माइनस में, तो आर ओ माइनस में O पे नेगेटिव है, लेकिन इस नेगेटिव को R का जो प्लस आई इफेक्ट है उसको अनस्टेबल कर रहा है। तो इन तीनों में तुम कंपेयर करो फर्दर, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एसीटेट आयन, फिर क्या होगा? OH माइनस, फिर होगा आर ओ माइनस। तो सबसे अनस्टेबल कौन होगा? आर ओ माइनस इन चारों में। तो सबसे अच्छा बेस होगा आपके पास आर ओ माइनस, देन होगा OH माइनस, उसके बाद होगा एसीटेट आयन और लास्ट में होगा Cl माइनस। तो इसके बेसिस पे आप देखोगे तो करेक्ट बेसिक ऑर्डर का सीक्वेंस होगा ऑप्शन 3। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 3। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ और बोला इसका करेक्ट आईपीसी नेमिंग क्या होगा। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर में जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा ये होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम लोग अपना नंबरिंग में प्रेफरेंस 1 देंगे, और जब नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप है जो बाहर की तरफ एज ए ब्रांच की तरह काम कर रहा है। 4 पॉइंट पे अल्कोहल ग्रुप है, और 6 पे क्या है? अल्कीन है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर इनको हम एज ए ब्रांच की तरह ट्रीट करें अल्डिहाइड इन OH को, तो अल्डिहाइड के लिए यूज करेंगे हम लोग फॉर्माइल, और OH के लिए यूज करेंगे हम लोग हाइड्रोक्सी, ठीक। तो 2 पॉइंट पे फॉर्माइल होगा एंड 4 पे क्या होगा? हाइड्रोक्सी होगा। तो इसका करेक्ट नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी। और चूंकि 6 आपका 7 कार्बन का चेन है तो इसलिए यहाँ पे हेप्ट वर्ड यूज होगा। और 6 पॉइंट पे क्या है? आपका अल्कीन है, तो 6 पॉइंट के लिए इन डाला गया है, और आपका जो लास्ट सफिक्स है उसको यूज लिया गया है आपके प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से, जो कि एसिड है, तो यहाँ पे लास्ट में डाला गया है ओइक एसिड। तो 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इनोइक एसिड। तो जो थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 में पेयर ऑफ कंपाउंड्स है, और लिस्ट 2 में वो दोनों कंपाउंड के बीच में किस तरह का आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर रहा है उसके बारे में बताया हुआ है, और इनको आपस में आपको मैच करना है। ध्यान ना, जो लिस्ट 1 में जो ए ऑप्शन में जो 2 कंपाउंड दिया हुआ है एन प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल। तो इनके फेयर को आप देखोगे तो ये हो गया एन प्रोपेनॉल और ये होगा आइसोप्रोपेनॉल। इसमें क्या है? OH ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन आइसोमर। यानी जो यहाँ पे ए है, ए के लिए मैच होगा आपके लिस्ट 2 के थर्ड से, ठीक है। तो ए का थर्ड जो है आपको दिखेगा ऑप्शन 4 में और ऑप्शन 2 में। अगर बात करते हैं जो बी लिस्ट 1 का जो बी ऑप्शन है उसमें 2 कंपाउंड क्या आपके पास है? मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन। तो इसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन और यहाँ पे इथॉक्सी इथेन। तो इसमें बेसिकली अल्काइल चेन का जो कार्बन है वो के अबाउट डिफरेंट दिख रहा है, तो इनमें रिलेशन होगा मेटामर्स का, ठीक। तो बी जो है वो लिंक होगा मेटामर्स, यानी बी के लिए 1 मैच करेगा। तो बी के लिए 1 मैच आपके 2 और 4 दोनों में दिया हुआ है। अगला है प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल। तो एक कीटोन है, दूसरा क्या है? एल्डिहाइड है। तो ए मैच करेगा अपने फंक्शनल आइसोमर से, यानी कीटोन प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल। तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, दोनों क्या होगा? आपस में होगा फंक्शनल आइसोमर, यानी आपका सी मैच करेगा 4 के साथ। तो सी 4 में कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बस 4 में दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 4 जो ऑप्शन होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इनफैक्ट अगर हम डी को ही मैच करें नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन को, तो नियोपेंटेन आपको पता है उसमें ऐसा कुछ होता है और आइसोपेंटेन क्या होता है? ऐसा। तो इसमें देखोगे चेन लेंथ अलग अलग है। इसमें मैक्सिमम बड़ा लेंथ चेन 3 कार्बन का, इसमें 4 कार्बन का चेन लेंथ है। तो इसको आप बोल सकते हो चेन आइसोमर, यानी डी मैच करेगा 2 के साथ। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट एंड उसका सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इथिलीन मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इथिलीन मॉलिक्यूल हम किसको बोलते हैं। इथिलीन मॉलिक्यूल बेसिकली इथीन का कॉमन नेम होता है, ठीक। तो इथीन जो फिगर होता है जो ऐसा होता है। अब सिंपली आप इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को काउंट कर लो। तो पहले अगर हम सिग्मा काउंट करते हैं
तो सिग्मा यहाँ पे एक होगा, ये दूसरा सिग्मा होगा, ये थर्ड सिग्मा, ये फोर्थ सिग्मा, और यहाँ पे एक सिग्मा 5 सिग्मा होगा। तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो जाए, चलो ये हो जाए 5। पाई बॉन्ड कितना होगा, तो डबल बॉन्ड में एक पाई यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड हो गया, तो पाई नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो सिग्मा 5 पाई 1, ऑप्शन 4 हमारा जो होगा ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सल्फोनिक एसिड में कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा। तो ध्यान ना, सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है SO3H, यानी इस ग्रुप को हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कंपाउंड दिया हुआ है और बोला गया है इस कंपाउंड का मेटामर कौन सा होगा। तो मेटामर होने के लिए आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और सेम फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। बस अल्काइल चेन जो अटैच है दोनों एंड पे और डिफर करना चाहिए। तो ध्यान देंगे, पहला जो कंपाउंड 1 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ बेंजीन है, यहाँ पे क्या है साइक्लोहेक्सेन था एक साइड में, तो इसलिए पहले ऑप्शन तो आप हटा दो क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। सेकंड वाले में क्या है कि फंक्शन ग्रुप डिफर कर जाएगा। यहाँ पे एल्डिहाइड और NH है, यहाँ पे क्या था अमाइड था, तो इसलिए सेकंड वाले को हटा दो कि इसमें फंक्शन ग्रुप सेम नहीं रहेगा, ठीक है। थर्ड वाले में क्या फिर से फॉर्मूला मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन कंपाउंड X में आपका एक बेंजीन रिंग था और एक साइक्लोहेक्सेन था रिंग, यहाँ पे दोनों साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो फॉर्मूला मैच नहीं करेगा, इसलिए इसको भी आप हटा सकते हो। तो बस आंसर जो होगा आपका डी होगा। डी में क्या है, सेम फंक्शन ग्रुप है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और अल्काइल जो चेन अटैच है दोनों साइड में वो डिफर कर रहा है, यानी इस गिवन कंपाउंड का जो मेटामर होगा ये होगा ऑप्शन 4 वाला। तो 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और बोला गया है कौन कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ध्यान देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या होता है कि आपका जो H लिंक होना चाहिए A से, और जिस एटम से H लिंक होगा A से वो या तो फ्लोरीन होगा या तो O होगा या तो N होगा, ठीक है। तो जहाँ भी कंडीशन होगा वहाँ पे H बॉन्ड पॉसिबल है। तो पहले मॉलिक्यूल में H लिंक है O से, यानी H बॉन्ड बना सकता है। वाटर में भी क्या होता है H लिंक है O से, तो यहाँ पे H बॉन्ड बन जाएगा। बाकी यहाँ दोनों में H लिंक है C से, H बॉन्ड नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसमें H लिंक है O से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं HF, तो HF भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर बात करते हैं हम अमोनिया, तो अमोनिया भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कि यहाँ पे H लिंक होता है N से। तो टोटल नंबर को जब काउंट करोगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया कि शेप ऑफ कार्बोकैटायन कैसा होता है। तो ध्यान देंगे, कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बन के अबाउट 3 वैलेंसी होता है और पॉजिटिव होता है कार्बन पे। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन होता है इसका sp2 और शेप होगा इसका TP मतलब ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसका ऑप्शन 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इस कार्बन पे एक वैकेंट पी खाली होता है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका पी ऑर्बिटल एक लोब अंदर एक लोब बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो अगर तीनों बॉन्ड प्लेन में होगा तो पी ऑर्बिटल का एक लोब अंदर होगा एक लोब बाहर की तरफ होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कंपाउंड X मेंशन किया हुआ है जिसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ और बोला गया है इसका करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। ध्यान देंगे, पहले आप चूज करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और उसको नंबरिंग करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट लाइन होगा, नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे ताकि ब्रांच पहले मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 2 5 एंड 6 पोजीशन में मिथाइल एज ए ब्रांच की तरह है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,5,6 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कुछ एलिफेटिक एसिड लिया और बोला कि इनको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो ध्यान देंगे, इसमें जितना आपका अल्काइल चेन होगा, तो जब भी आपके पास एसिड होता है एलिफेटिक, तो एसिडिटी डिपेंड करता है उसके अनायन के स्टेबिलिटी पे। तो अगर इसमें से हम H निकालें तो अनायन बनेगा। तो अल्काइल चेन यानी आपका R ग्रुप जितना बड़ा ज़्यादा होगा उसका प्लस इफेक्ट उतना ही हाई होगा, और प्लस से क्या होगा, अनायन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अनायन स्टेबिलिटी इस केस में आप सोच सकते हो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस ए इफेक्ट। और आयन जितना स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा अल्काइल चेन किस में दिख रहा है, फॉर्मिक एसिड में, तो ये हाईएस्ट एसिडिक होगा। उसके बाद देखेंगे एक कार्बन है तो उसके बाद ये आएगा, फिर 2 कार्बन में आई फिर बढ़ेगा तो एसिडिक घटेगा और लास्ट में ये आएगा, तो मोस्ट एसिडिक होगा फॉर्मिक, देन आपका इथेनॉइक, देन प्रोपेनॉइक, देन ब्यूटेनॉइक। तो ऑप्शन जो 1 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी जितना आपका अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ता जाएगा उतना आई फिर बढ़ेगा, उतना ही कॉन्जुगेट जो है बेस यानी एसिड का जो अनायन है अनस्टेबल होता जाएगा, तो एसिडिटी क्या होगा उसका, घटते जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ कंपाउंड्स मेंशन किए हुए हैं और बोला गया है कि इसमें से कितने कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ध्यान देंगे, जो पहला कंपाउंड आपको दिख रहा है इसमें आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा मेजो कंपाउंड्स। ठीक, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसको हटा सकते हो आप। यहाँ भी देखोगे जो सेकंड कंपाउंड यहाँ भी आप चेक करते हो, यहाँ भी आपको पीओएस दिखेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो ये भी क्या होगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखेगा आपको। ठीक, इतना क्लियर रहेगा। अगर हम बात करते हैं इस कंपाउंड का, इसमें कोई भी सेंटर कारल नहीं है, कोई भी कारल कंपाउंड इसमें, यानी कोई भी आपके पास 4 डिफरेंट वैलेंसी का कार्बन नहीं दिखेगा, यानी कारल सेंटर्स में नहीं है, तो उसको हटा सकते हो। जो नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड को देखो तो यहाँ पे ये जो सेंटर में मार्क कर रहा हूँ एक कारल सेंटर है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, तो उसके बाद का जो कंपाउंड आपको दिख रहा होगा ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कारल सेंटर नहीं है, यहाँ भी कोई कारल सेंटर नहीं है। तो अल्टीमेटली इन सारे मॉलिक्यूल में से बस एक ही ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ किए हुए हैं, बोला इनमें से कितने एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। ध्यान देंगे, पहला जो कंपाउंड उसमें sp3 कार्बन दिख रहा है आपको, तो एरोमेटिक नहीं होगा। सेकंड वाले में यहाँ पे sp3 कार्बन फिर से आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी sp3 कार्बन को दिख रहा है, तो इसमें हक रूल ओबे नहीं करेगा, तो इसलिए एरोमेटिक नहीं बोल सकते हो आप। ये जो कंपाउंड है ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, तो एरोमेटिक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका पाइलेट्रॉन जो होगा ये होगा 4, तो कम ये हक रूल मतलब सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, प्लस क्या है आपका पाइलेट्रॉन चूँकि 4 है तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक नहीं लेंगे हम इसको। ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है टब शेप का होता है, होता नॉन प्लेनर। इसका एक्चुअल फिगर क्या होता है, नॉन प्लेनर और टब शेप का होता है। ठीक, टॉप शेप का मतलब कंपाउंड कुछ ऐसा आपको दिखता है। ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता है एक्चुअल में, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक तो नहीं है, भी हटा सकते हो आप। जो पायरिडिन मॉलिक्यूल है ये होता है एरोमेटिक, ये होता है एरोमेटिक, यानी हक रूल का सारा कंडीशन ओबे करता है, तो पायरिडिन एरोमेटिक हुआ। और प्लस ये जो कंपाउंड लास्ट कंपाउंड वो दिख रहा है यहाँ पे sp3 कार्बन होगा, तो फिर से हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो अल्टीमेटली इन सारे कंपाउंड्स में बस एक ही कंपाउंड होगा, कौन सा, पायरिडिन, जो कि होगा एरोमेटिक। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनका IUPAC नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और बोला गया है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। इससे बेस्ट आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोला कौन सा ऑप्शंस जो है आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो ध्यान देंगे, जो पहला कंपाउंड दिया हुआ है उसका अगर हम नाम लिखेंगे तो नंबरिंग आप जो है लोएस्ट नंबरिंग स्टार्ट करो क्लोरीन से, ताकि सारे जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको लोएस्ट नंबर मिल पाए। तो 1 2 3 4 दिखा हुआ है, इसका नाम क्या लिखोगे आप लोग, तो 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन लिखोगे। ठीक, अब आप स्टेटमेंट 1 को चेक करो तो वहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है 4 क्लोरो लिखा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, तो इसमें एनिलीन को आपको अपना मेन कंपाउंड मान के, यानी मेन चेन मान के आपको सोचना है, यानी एनिलीन का जो नाइट्रोजन होगा उसको आप मेन 1 मान के स्टार्ट करो यहाँ से। ठीक, तो इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 4 पोजीशन पे इथाइल है,
चूँकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। अब इसको हम क्रॉस चेक करेंगे यहाँ से, तो सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, यानी स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट। तो 1 है इनकरेक्ट और 2 होगा करेक्ट, यानी ऑप्शन 2 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन बोला गया है कि ग्लूकोज का जब हम कंबशन करते हैं तो हमको CO2 मिलता है प्लस वाटर मिलता है। आपको पता करना है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ध्यान देंगे ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम आपको दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज का कंबशन का बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन आपको सामने लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, ग्लूकोज का वेट दिया हुआ था 900, उसको डिवाइड करेंगे उसका मोलर मास से, तो मेरे को मोल मिल जाएगा, तो 5 मोल ग्लूकोज है। ठीक, अब बैलेंस इक्वेशन का यूज करो, तो 5 मोल ग्लूकोज के लिए आपको कितना मोल O2 चाहिए, तो 1 मोल ग्लूकोज के लिए बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको 6 मोल O2 चाहिए। तो 5 मोल के लिए O2 का अमाउंट कितना होगा, 30 मोल। तो O2 का 30 मोल मिल गया हमको। अब मेरे को क्वेश्चन में था कि हमको O2 का वेट पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो O2 के मोल को मल्टीप्लाई करेंगे O2 के मोलर मास से। O2 का मोल मास कितना होता है 32, तो 30 × 32 कर देंगे तो मास मिल जाएगा। मास कितना मिलेगा, 960 ग्राम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 960 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखा हुआ है और बोला है इसमें कितना 2D कार्बन होगा। तो इस कंपाउंड को आप थोड़ा सा ओपन करके लिखो, तो कंपाउंड आपको ऐसा दिखेगा। तो इन सारे मेरे पास 2D कार्बन आपको एक ही दिखेगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड में 2D कार्बन का नंबर क्या होगा, 1 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में 4 कंपाउंड दिया हुआ और बोला इसमें कौन कौन सा एरोमेटिक होगा। तो ध्यान देंगे जो पहला कंपाउंड A है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे sp3 कार्बन है, यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो इसलिए हो जाएगा क्या, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। B में क्या है, आपका बेंजीन है जो कि एरोमेटिक होगा, तो इसलिए एरोमेटिक बोल सकते हैं। कंपाउंड C में क्या होता है, C में यहाँ पे H और H होता है, तो इनमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण सिस्टम हो जाता है नॉन प्लेनर, इसलिए ये कंपाउंड हो जाता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और कंपाउंड D जो होता है, D में पेरीफेरी पे क्या होता है, साइक्लिक डिलोकेशन होगा, तो इसमें हकर रूल का जितना भी कंडीशन सारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो A और D एरोमेटिक होगा और B और C क्या होगा, नॉन, आपका B एंड D क्या होगा, एरोमेटिक होगा, और A और C क्या होगा, आपका नॉन एरोमेटिक होगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो एरोमेटिक कौन कौन होगा, तो B एंड D, यानी ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया और बोला गया है इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा। तो ध्यान देंगे हमको पता करना है इस मॉलिक्यूल में कितना कायरल सेंटर है। तो ध्यान देंगे आपके सामने इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे पहला कायरल सेंटर, ये सेकंड कायरल सेंटर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो यहाँ पे 5 कायरल सेंटर है। तो टोटल नंबर ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/5, यानी 32 ऑप्टिकल आइसोमर इस कंपाउंड के लिए पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 32। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पायरोल, पायरिडीन एंड पाइपरिडाइन दिया हुआ है, तीनों का स्ट्रक्चर दिया हुआ, बोला है इनको इनके बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो। ध्यान देंगे जो पाइपरिडाइन दिया हुआ उसमें N पे सिंगल बॉन्ड है सारा, यानी इसका, और यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा और लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है। अगर बात करते हैं पायरिडीन का, तो पायरिडीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, sp2 हो रहा है, बट यहाँ का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है। तो इनका हाइब्रिडेशन sp2 है, बट लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है। तो लोकलाइज है तो देने के लिए इजीली अवेलेबल होगा। और पायरोल जो सेंटर है, पायरोल सेंटर में N जो है, N का जो लोन पेयर है डीलोकलाइज हो रहा है रिंग में, एरोमेटिसिटी में। तो यहाँ का N sp2 है प्लस आपका लोन पेयर क्या डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक, तो डीलोकलाइज हो रहा था देने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो सबसे इजीली आपको कौन सा लोन पेयर मिलेगा, तो पाइपरिडाइन का। फिर पायरिडीन का सबसे लेस अवेलेबल कौन सा लोन पेयर होगा, तो होगा आपका पायरोल सिस्टम का। बात समझे, तो पायरोल सिस्टम का लोन पेयर चूँकि एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो देने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो सबसे लिस्ट बेसिक इन तीनों में कौन होगा, पायरोल होगा, मोस्ट बेसिक पाइपरिडीन होगा। तो ऑर्डर क्या फॉलो करेगा बेसिसिटी का,
तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। पहले पाइपरिडाइन होगा, फिर पायरिडीन होगा, फिर पायरल होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल फिगर बना हुआ उसका। अब बोला इनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करना था, है ना। जो पहला फिगर है मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है, सारे एटम का ऑक्टेट क्या है, पूरा है। तो 1 क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। अगर हम 2, 3 कंपेयर करेंगे तो 2 पे O पे नेगेटिव है, C पे पॉजिटिव है, और 3 में O पे पॉजिटिव है, C पे नेगेटिव है। तो ध्यान ना, ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका टेंडेंसी क्या होगा, अपने ऊपर चार्ज नेगेटिव लाने का। तो 2 में उस पर चार्ज नेगेटिव होगा ऊपर, और 3 में पॉजिटिव है। तो थर्ड वाला जो कंपाउंड होगा ज़्यादा अनस्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2। तो 3 जो है, थर्ड फिगर इज मोर अनस्टेबल देन 2, क्योंकि यहाँ पे O पे क्या है, चार्ज पॉजिटिव है, और O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए फिर 2 होगा, और लास्ट में होगा 3। तो ध्यान देना, ये ऑर्डर किससे और मैच करेगा, तो मैच करने वाला है ऑप्शन 2 के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 5 कंपाउंड दिया हुआ और आपको इनके इंक्रीजिंग पीके के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे एसिडिटी और पीके का रिलेशन क्या होता है। तो एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है। तो जिसका पीके लो होगा उसका एसिडिटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं इंक्रीजिंग पीके के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो उसको सिंपली बोल सकते हो डिक्रीजिंग एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। यानी पहले जो ज़्यादा एसिडिक हो उसको देखना है, और फिर मूव करना है जो लेस एसिडिक होते जाएगा। तो इन सारे में आपके पास फिनॉल डेरिवेटिव है। तो पहले में सिंपल फिनॉल है। अब सेकेंड वाला जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में आपके पास फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, तो ये -M ग्रुप होता है, तो माइनस ग्रुप से एसिडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन में जो जुड़ा हुआ है OCH3 बिहेव करेगा, चूंकि OH के मेटा पोजिशन पे है, तो यहाँ -I की तरह काम करेगा ये सिर्फ। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में OH के मेटा पोजिशन नाइट्रो है, तो क्या होगा, यहाँ काम करेगा -I की तरह। और यहाँ पे जो OCH3 जुड़ा हुआ है OH के पारा पोजिशन पे, तो यहाँ पे काम करेगा +M -I की तरह। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर -M यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है सिस्टम में, तो एसिडिटी इनहेंस होता है। तो ऐसा मोस्ट एसिडिटी कौन सा होगा, बी हो जाएगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर हम फॉलो करें, तो एसिडिटी में मोस्ट एसिडिटी कौन होगा, जो हो जाएगा बी। बी के बाद देखोगे तो सी और डी दोनों जगह -I है, तो नाइट्रो का -I OCH3 से क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसके बाद होना चाहिए बी, एसिडिटी ऑर्डर बी हाईएस्ट होगा। बी के बाद क्या हो जाएगा, डी, डी के बाद हो जाएगा सी, और सी के बाद होगा ए, क्योंकि इसमें सिर्फ फिनोलिक सिस्टम है। और सबसे लिस्ट हो जाएगा ई, क्योंकि ई में OCH3 का +M इफेक्ट है, जो कि आपके इसके आयन को अनस्टेबल करेगा, यानी एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। तो जो हाईएस्ट एसिडिक होगा उसका पीके क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो अगर हम पीके के अकॉर्डिंग अरेंज करें, तो पीके के अकॉर्डिंग सबसे छोटा होगा बी का, बी से बड़ा डी का होगा, डी से सी का ए, और लास्ट में ई होगा। तो पीके का इंक्रीजिंग ट्रेंड ये ऑर्डर फॉलो करेगा। अब देखो एक किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग जो ट्रेंड होगा मैच कैसे करेगा बच्चों लोग, तो ध्यान देना, हमारा जो पीके का इंक्रीजिंग ट्रेंड है वो इन 4 ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैच होने का थोड़ा चांसेस था, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में कोई भी हमारे सॉल्यूशन से मैच नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, यानी कोई भी इसका सही आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर सिंपली आपको बोलना है नन। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ कंपाउंड का लिस्ट दिया हुआ है और उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और बोला गया है कि किस किस कंपाउंड में आई इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट ऑपरेट करने वाला है। तो ध्यान देंगे, अगर आप फोकस करते हो तो फोकस करोगे तो ध्यान देना, इन सारे लिस्ट में जो एक कंपाउंड बना हुआ है, इसमें ये जो CO ग्रुप है वो बिहेव करेगा जब -M की तरह, यानी मेजोमेरिक इसमें होगा, प्लस अल्काइल चेन, और बाकी का क्या होगा, आई इफेक्ट तो होगा। देखो आई इफेक्ट नॉर्मली हर जगह होगा, आई इफेक्ट हर जगह होने वाला, तो आई इफेक्ट पर तो सोचना है नहीं आपको। अब ये देखोगे तो यहाँ पे जो इस डबल बॉन्ड के पास यहाँ पे कार्बन है, वहाँ पे H होगा, उस H से क्या होगा, हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट होगा।
तो हाइपर कंजक्शन इफेक्ट होगा, आई इफेक्ट तो होगा, यहाँ से माइनस एम शो करने वाला है, यहाँ से आपका माइनस एम शो करने वाला है। अगर बात करते हैं इस कंपाउंड में, तो नाइट्रो काम करेगा जो माइनस एम की तरह। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कार्बन पे यहाँ पे एच है, ये एच से आपका हाइपर कंजक्शन इफेक्ट होगा। और नाइट्रो ग्रुप बिहेव करता है जब माइनस आई की तरह रिंग के रिस्पेक्ट में, और अल्काइल चेन बिहेव कर रहा है जब प्लस आई की तरह, तो यहाँ पे आई नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। तो आई इफेक्ट उतना फोकस मत करो, आई इफेक्ट आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ फोकस करना है हाइपर कंजक्शन एंड एम इफेक्ट को। इस कंपाउंड में देखो तो नाइट्रो ग्रुप काम करेगा माइनस एम की तरह। यहाँ पे जो एच लगा हुआ है इसके कारण इस सिस्टम में हाइपर कंजक्शन इफेक्ट ऑपरेट करेगा, और प्लस आई इफेक्ट तो होगा। ठीक, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो सी ओ ग्रुप है ये बिहेव करेगा जब माइनस एम की तरह इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, यहाँ से डेंसिटी भी ड्रॉ करेगा, यानी यहाँ पे मेजोमेरिक है, प्लस यहाँ जो CH3 है प्लस यहाँ जो CH2 होगा, और यहाँ जो CH2 होगा अल्कीन के रिस्पेक्ट में, ये सब हाइपर कंजक्शन इफेक्ट को शो करेगा। तो हाइपर कंजक्शन इफेक्ट इसमें होगा, माइनस एम यानी मेजोमेरिक भी होने वाला है। मेजोमेरिक का टाइप क्या है, माइनस एम इस केस में, और इसमें आई इफेक्ट तो होगा। तो इन चारों में मेजोमेरिक, इंडक्टिव एंड हाइपर कंजक्शन तीनों इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। तो इन लिस्ट में जो 4 फिगर था कौन कौन सा था, चलो एक फिगर था, ये एक फिगर था, ये फिगर एक था ये, ठीक, और ये फिगर ये था। इन सब में आपका तीनों इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। और आपसे पूछेगा कि पहले वाले में क्या दिक्कत है, तो पहले वाले में आपका प्लस एम इफेक्ट है, मेजोमेरिक है, माइनस आई भी है, बट इसमें हाइपर कंजक्शन जो इफेक्ट है नहीं होगा, यानी हाइपर कंजक्शन एच इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, बेंजीन वाले केस में क्या होगा, तो ये सारा इफेक्ट नहीं ऑपरेट करेगा। सेम आपका क्लोरोबेंजीन, इस केस में आपका एम इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे एम इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे भी आपका क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी आपका एम इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों इफेक्ट है बस इन चारों फिगर में होने वाला है, बाकी में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो 4 होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इनका अलग अलग रेंज ड्रॉ किया हुआ है, बोला गया है इन सारे फिगर में इनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो ध्यान देंगे, जो पहला फिगर है, फर्स्ट फिगर में आपका जो पॉजिटिव है ओ के ऊपर बना हुआ है और नेगेटिव सी के ऊपर बना हुआ है। जो सेकंड फिगर बना हुआ उसमें आपका नेगेटिव ओ के ऊपर है और पॉजिटिव सी के ऊपर है। और थर्ड फिगर क्या है, थर्ड फिगर में कोई चार्ज नहीं है, सिस्टम नॉन पोलर है और सारे का आउटलेट पूरा है। तो ध्यान देंगे, जब भी आपके सिस्टम में कोई चार्ज नहीं होता है और सारे आइटम का आउटलेट पूरा होता है तो फिगर मोस्ट स्टेबल होगा। तो इन तीनों में सबसे मोस्ट स्टेबल होगा फिगर थर्ड। अब थर्ड के बाद देखते हैं 1 और 2 में कंपेयर करेंगे। तो ध्यान देंगे, जो फिगर 2 में है आपका नेगेटिव ओ के ऊपर है। अब ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो चार्ज नेगेटिव को अपने ऊपर रखना चाहता है। तो 2 और 1 में देखोगे ओ पे पॉजिटिव है 1 में और 2 पे नेगेटिव है, तो ज़्यादा बेटर कब होगा, जब नेगेटिव ओ के ऊपर जाएगा। तो यानी सेकेंड और फिर होगा फर्स्ट, ये होगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है ऑप्शन 2 के साथ। तो एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा ये होगा ऑप्शन 2। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ और बोला गया आपसे इसमें कितना टोटल पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स होगा। तो बेसिकली हमको पता करना है इस मॉलिक्यूल में कितना स्टीरियो सेंटर्स है। तो सबसे पहले ध्यान देना, आपका यहाँ जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है इसके बाद ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। तो ये डबल बॉन्ड एक बिहेव करेगा एज स्टीरियो सेंटर। ठीक, यहाँ जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसके बाद भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अबाउट में जो भी ग्रुप्स अटैच है वो क्या डिफरेंट है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो दिखेगा, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो पोजीशन आपको दिख रहा है ये पोजीशन क्या है, कायरल है। तो इसके अबाउट क्या होगा, 2 ऑप्टिकल होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये भी क्या होगा, आपका स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो इस फिगर में टोटल कितना स्टीरियो सेंटर है, तो टोटल 3 स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर्स कितना होंगे, 3 होंगे। तो टोटल जो स्टीरियो का पॉसिबिलिटी होगा वो 2 to the power n पे चल जा, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है नहीं। ठीक, तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे टोटल सेंटर कितना 3 है तो पुट कर दो। तो 2 to the power 3 कितना होगा, 8। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स का जो नंबर होगा ये होगा 8। तो ऑप्शन जो 1 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।